इवनिंग। जी हाँ, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के इस 14th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्ना चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, इंडिया से, मकान नंबर 869। दोस्तों, ये चीज़ें मैं रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि कहीं ना कुछ चीज़ें जुड़ी ये हुई हैं कि 13 एपिसोड तक हमने ये बताने की कोशिश की कि रदरफोर्ड मॉडल जो इलेक्ट्रॉन के प्लानिटरी मॉडल पे आधारित था वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहा था, क्योंकि अगर एक किसी रेडियाई में एज अ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन एसेलरेट करेगा न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करेगा और जिससे उसकी रेडियाई धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सिंक कर जाएगा। ये रेडिएशन इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं निकलेंगे क्योंकि एसेलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जारी करती है, रिलीज करती है। बोर पोस्टुलेट्स ने कहा कि नहीं, सर्टन ऑर्बिट्स ऐसे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज नहीं करेंगी, पर फिजिक्स तो वही थी, न्यूक्लियस वही था, उससे संबंधित फील्ड वही है। चाहे रदरफोर्ड ऑर्बिट हो या बोर ऑर्बिट हो, ऐसी क्या फिजिक्स बदल गई? फिजिक्स तो वही है, तो क्यों नहीं लूज कर रही है? तो इसके लिए हमने एक फिनोमिना की कल्पना की कि इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट्स में एक सिंगल पार्टिकल नहीं, बल्कि जैसे ही वो एसलेट कर रहा है या घूमने जा रहा है या पहले से ही मान लीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं बल्कि कई पार्टिकल्स में ब्रेक होता है या पहले ही ब्रेक था, वो बात अलग है कि न्यूक्लियर फील्ड में वो और एक्सपैंड कर गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल नहीं रहता है बल्कि एक क्लाउड बनाने लगता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे न्यूक्लियस को सेंटर में रखते हुए ये क्लाउड डेवलप होता है और इन क्लाउड के बीच साथ में न्यूक्लियस सेंट्रल नोड के साथ स्टैंडिंग वेव रहती है। ये स्टैंडिंग वेव कहाँ से जनरेट होती है? जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ है उसी के मास की कीमत पर स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन एज एन चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद स्टैंडिंग वेव एंड न्यूक्लियस एक सेंट्रल नोड, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मॉडल हमने देने की कोशिश की। अब जब भी कोई भी फोटॉन जो एक तरह से प्लेन वेव का पार्सल इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल की स्टैंडिंग वेव बना लेगी, लेकिन जिस प्रकार दो खूंटों के बीच रस्सी सभी वेवलेंथ नहीं ले सकती है, उसी प्रकार हर वेवलेंथ ये ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। परंतु एच म्यू नॉट या वर्क फंक्शन के बराबर जब कभी भी फोटॉन की एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में पहुंचती है या उससे इंटरेक्ट करता है तो वो स्टैंडिंग वेव इतनी बड़ी हो जाती है, हाई लेवल एनर्जी में बदल जाती है कि न्यूक्लियस से जो भी स्टैंडिंग वेव है वो न्यूक्लियस अब यहाँ किस नोड का काम नहीं करता है। नोड का काम नहीं करता है मतलब जो भी अब स्टैंडिंग वेव है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से तो बनी है, परंतु वो उस क्लाउड में कहीं भी न्यूक्लियस नोड की तरह काम नहीं कर रहा। इसी को कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके बाद अगर एच म्यू नॉट के ऊपर अगर फोटॉन में एनर्जी है, एच म्यू नॉट के ऊपर अगर फोटॉन में एनर्जी है तो एच म्यू नॉट तक तो क्लाउड एक गुब्बारे की तरह फूलेगा। एच म्यू नॉट के अनुसार तो क्लाउड एक तरह से गुब्बारे की तरह फूलेगा, परंतु उसके आगे जब क्या बोलते हैं एच म्यू नॉट एनर्जी मिल जाएगी तो एक तरह से न्यूक्लियस से जैसे ही अलग होगा तो वैसे ही मानिए कि कुप्पी अलग हो गई हो गुब्बारे की, और जो भी एक्स्ट्रा हवा एच म्यू नॉट के ऊपर जो एक्स्ट्रा एनर्जी मान लीजिए मेरे में अंदर कुछ एयर है तो वो गुब्बारे को आगे की ओर ठेलेगी। ये कुछ इस तरह से है कि एच म्यू नॉट के ऊपर जो भी फोटॉन की एनर्जी है टोटल जो एच म्यू थी, मान लीजिए टोटल एनर्जी एच म्यू थी और वो फोटॉन लाइट की स्पीड से चला आ रहा था, वो फोटॉन एच म्यू नॉट एनर्जी अपनी स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट कर लेता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन एक तरह से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के मध्य स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट हो जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी से वो कुछ नहीं करता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को काइनेटिक एनर्जी दे देता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन है कि जितना भी वर्क फंक्शन से ऊपर आप इलेक्ट्रॉन की वो आप वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो
h0 तक तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा न्यूक्लियस से एज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टैंडिंग वेव लिए, परंतु उसके आगे की एनर्जी जितने भी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के मिलती है। तो इस मॉडल में हमको ये भी समझ में आया कि जिस तरफ से फोटॉन से इंटरेक्शन होगा उसी तरफ जो h0 के ऊपर की एनर्जी होगी उसको मोमेंटम या स्क्वीज करने दबाने की कोशिश करेगी। जैसे गुब्बारा फुला रहे हैं तो फुलाते फुलाते एक समय गुब्बारे को आप बांध देते हैं, बांध दिए, अब उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप फूंक दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर रहा है, गुब्बारे जहाँ बंधा है उसको अंदर की ओर एक सेप की तरह धंसा रहा है ना। अब जैसे ही ये सेप जो है इस दो स्लिट के पास पहुंचता है तो उधर से भी प्रेशर लगता है और एक तरह से जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एक तरह से स्फीयर के रूप में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड अरेंज है जिनके मध्य स्टैंडिंग वेव है, ऑफ कोर्स जिधर से फोटॉन इंटरेक्ट किया था उधर एक सेप की तरह गड्ढा है, लेकिन जैसे ही स्लिट के सामने पहुंचता है तो उधर से भी प्रेशर पड़ता है और इस तरह से जो नोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है या क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो कहीं ना कहीं मोरलेस स्फेरिकल से वो कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं एक क्यूबॉइड सिमेट्री में बदलने लगता है। और इस प्रेशर के कारण ही पार्टिकल्स के मध्य जब डिस्टेंस भी कम होती है और जिसके कारण क्या बोलते हैं कुछ नोड्स खुल जाते हैं, खासकर फ्रंटल नोड्स खुल जाते हैं और जो भी स्टैंडिंग वेव रहती है जिस भी फ्रीक्वेंसी की उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन वेव रिलीज होने लगते हैं। वही प्लेन वेव वास्तव में डबल स्लिट से पास होती है और इंटरफेरेंस पैटर्न क्या बोलते हैं स्क्रीन पर देने की कोशिश करती है। बीच में भी जहाँ भी इंटरफेरेंस हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है एज अ प्लेन वेव, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड रहेगी स्टैंडिंग वेव के। और स्टैंडिंग वेव कहाँ है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नोड्स के बीच, लेकिन उसकी वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? जी हाँ, जितनी तेज़ी से पार्टिकल आएगा उतना ही स्क्यूज होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कम रहेगी क्लाउड के, और इसलिए वेवलेंथ जो स्टैंडिंग वेव की होगी वो कम होगी। और वही चूँकि लीक हो रही है तो वही जो स्लिट से पास होगी उसकी भी वेवलेंथ कम होगी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझा दिया। अब हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है जब कई सारे इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तब जाके हमको इंटरफेरेंस पैटर्न डॉट डॉट के रूप में हमको स्क्रीन पे मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन का मेटेरियलाइजेशन कैसे होता है? ठीक है, प्लेन वेव निकाल रहा है जो वो क्लाउड जैसे ही पहुंच रहा है डबल स्लिट के पास वहाँ से प्लेन वेव निकल रही है और उसके बाद जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन भी रहा है। लेकिन स्क्रीन पे अगर एक सेकंड पे एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो स्क्रीन पे तो इलेक्ट्रॉन एक ही डॉट में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैसे होता है? ये दरअसल इस तरह से होता है कि जो भी प्लेन वेव निकल रही है क्या बोलते हैं नोडल रीडिस्ट्रीब्यूशन से या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रीडिस्ट्रीब्यूशन से, जब स्लिट के पास जब और ज़्यादा स्क्यूज होने लगता है तो वो प्लेन वेव आगे इंटरफेरेंस करती है, पैटर्न बनाती है। ठीक है, तो प्लेन वेव में जब आगे इंटरफेरेंस करेगी स्क्रीन के पास मान लीजिए तो वहाँ कुछ रीजन्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, कुछ रीजन्स में कम एनर्जी होगी, लेकिन वहाँ से लाइट आगे बढ़ती है स्क्रीन पे और स्क्रीन से वापस फिर से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स चलता रहता है जब तक कि जो भी क्लाउड है वो दोनों स्लिट्स से आगे बढ़ता रहता है, तब तक वो रिफ्लेक्शन बार बार मल्टीपल बार चलता रहता है। तो इंटरफेरेंस और आगे जो स्क्रीन है उससे इंटरफेरेंस लाइट का ये बढ़ता रहता है। तो ये क्या बोलते हैं फील्ड का भी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं होता रहता है। इस बीच क्या बोलते हैं कोई भी स्क्रीन पे पॉइंट जो है वो एज अ जहाँ जहाँ भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इस इंटरफेरेंस और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण लाइट की, वहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट एक बड़ा नोड बनाता है, जैसे कि मानो कि एक नया न्यूक्लियस या एक भारी नोड हो गया हो। और वो भारी नोड कुछ नहीं करता है, जो भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्क्रीन के पास पहुँच रहा होता है उसको
बांध लेता है। कैसे बांधेगा? ठीक उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, स्टैंडिंग वेव लिया था, अब वो धीरे धीरे स्लिट के आगे भी बढ़ रहा है, दो हिस्सों में बढ़ते हुए, लेकिन स्टैंडिंग वेव कुछ ना कुछ है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण जो वहाँ स्क्रीन पे एक मेजर न्यूक्लियस का नोड बनता है, तो वो पूरी जो लाइट होती है, वो जो स्टैंडिंग वेव लिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लिट्स को पार कर गया है, उनके मध्य स्टैंडिंग वेव फिर से जन्म लेने लगती है। कहने का मतलब है कि जिस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुरू में छोड़ा था, वही क्या बोलते हैं, जब स्क्रीन पर नया न्यूक्लियस बन रहा है, उसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से इकट्ठा होने लगता है, इस पूरी प्रक्रिया के कारण। और इस तरह से इस मास एनर्जी कन्वर्जेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस को छोड़ा था, वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या बोलते हैं, अंततः इंटरफेरेंस और जो प्लेन वेव निकल रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से स्लिट के पहले, उसके इंटरफेरेंस, स्क्रीन से रिफ्लेक्शन, फिर इंटरफेरेंस, और अंततः जैसे ही एक बड़ा नोड, सॉलिड नोड क्या बोलते हैं, जहाँ पे पहला इंटरफेरेंस पैटर्न बना था, उसमें किसी भी एरियाज में एक सॉलिड नोड जहाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के इर्द गिर्द क्या बोलते हैं, वहीं पर जो भी इलेक्ट्रॉन का नोड्स और स्टैंडिंग वेव लिए दोनों स्लिट से पास हुए हैं, वही सब केंद्रित होने लगेंगे वहीं पे। तो इस तरह से मास एनर्जी कन्वर्जेंस वापस में फिर से रिवर्स डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्क्रीन के पहले क्या हुआ था, जो स्फेरिकल क्लाउड था मोर और लेस, तो थोड़ा स्क्वीज था स्क्रीन के पहले, और स्क्वीज हुआ तो उसने प्लेन वेव भेजने लगा, लेकिन वो फिर इंटरफेरेंस करने लगा, और मल्टीपल स्क्रीन से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं ना कहीं ये जो इंटरफेरेंस और कहीं ना कहीं लाइट को केंद्रित करने लगा स्क्रीन को, और फिर वहाँ पे एक नोड का उस लाइट से जन्म हुआ, और वो जो मेजॉरिटी नोड है और जो एनर्जी जो लाइट के रूप में केंद्रित हुई है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बची खुची स्टैंडिंग वेव के साथ है, ये आपस में इस तरह से मास एनर्जी कन्वर्जन फिर से होता है कि जो भी प्लेन वेव निकली रहती है वापस वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के स्टैंडिंग वेव, और इस स्टैंडिंग वेव अब जो पूरा का पूरा जो किससे जुड़ रहा है, जो एक तरह से न्यूक्लियस की तरह एक बड़ा नोड स्क्रीन पे बन रहा है, तो वहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मेटेरियलाइज हो जाता है ना। तो यही कारण है कि जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं, तो जो भी पहला इंटरफेरेंस पैटर्न रहेगा किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के कारण, वो जैसा कि एक स्लो मूविंग फोटॉन की तरह बदल जाएगा, और वो लाइट अपनी भेज रहा होगा कहीं ना कहीं डबल स्लिट से। जो भी पैटर्न आएगा, तो उन सारे पैटर्न में से हाई जहाँ पे इंटेंसिटीज़ रहेगी, उन सभी इंटेंसिटीज़ में एक एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट से हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन पे वो अंततः मेटेरियलाइज होगा, और अंततः हम वैसा ही पैटर्न जब 10,000 इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं, तो क्या बोलते हैं, वैसे ही डॉट पैटर्न हमको मिलते हैं। तो कितनी खूबसूरती से ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसके पीछे की फिजिकल सिग्निफिकेंस, और कैसे इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड न्यूक्लियस को छोड़ता है, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है कि जितनी h/0 से ऊपर फ्रीक्वेंसी उतनी काइनेटिक एनर्जी, और कैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इस काइनेटिक एनर्जी से या एक तरह से उसके मोमेंटम के इन्वर्सली जोड़ता है, और कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न के जरिए कैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंगल पॉइंट पे मेटेरियलाइज होता है, और कैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस पैटर्न के अनुसार डबल स्लिट का बिहेवियर देते हैं। तो ये एपिसोड हमने बताया। अच्छा, एपिसोड में हमको बहुत लोग फेसबुक लाइव पे भी सुनते रहते हैं, लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल पेज, जो मेरी बहन की आईडी है। तो उसमें सबसे ख़ास जो हैं आशीष शुक्ला जी हैं, मेरे प्रिय भाई मित्र कहिए आप, जो हमारे जो SBTI के सर हैं पीयूष शुक्ला सर, उनके भाई हैं, वो अक्सर सुनते हैं। और वो पीयूष शुक्ला सर की वजह से ही जो थोड़ा बहुत मैं देख पा रहा हूँ वो मैं देख पाता हूँ ना। और भी लोग हैं, नमन सेन जी लोग हैं, और भी हैं, और भी क्या बोलते हैं
एक हमारे, चलिए हम आगे जानवी शरण पांडे बार बार याद आते, अक्सर अख्तर शेख साहब याद आते। चलिए फिर हम लाइव इंटरेक्शन में आपको मिलते हैं। उम्मीद है 14वां एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सर।